दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। शॉर्ट में बोलते हैं इसको डीटीए। तो ये क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे वर्क करता है और इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, इन सभी बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जनरली ये देखा गया कि जो कंपाउंड्स होते हैं, उनका यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उनका जो मास होता है, क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के साथ मास में क्या आती है? कमी आती है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, जिनका टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका जो मास रहता है, वो क्या रहता है? कांस्टेंट। तो कोई कमी नहीं आती। ऐसे कंपाउंड्स का जो एनालिसिस करते हैं, उसमें जो टेक्निक यूज़ करते हैं, वो करते हो आप डीटीए। उसमें क्या यूज़ करते हैं हम? डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। तो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि एक फर्नेंस होती है, भट्टी। ये एक फर्नेंस है, ना कि क्या है एक ये फर्नेंस, समझिए आप। फर्नेंस में ये 2 क्या बनाई बनी हुई है, 2 ये चेंबर बने हुए हैं। एक चेंबर बना है जिसमें हम रखते हैं सैंपल कंपाउंड एस, एक चेंबर है जिसमें हम रखते हैं रिफरेंस कंपाउंड। की तुलना में हम टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं। क्योंकि टेम्परेचर में मास में कमी नहीं आ रही, इसका जो अपन क्या देखते हैं, इसका टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर कोई देखने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, कमी होगी या बढ़ोतरी, को मेजर कर लेते हैं और जो मेजर करने की टेक्निक है वो है डीटीए। ठीक है? तो फर्नेंस होती है और इसमें लगा होता है एक थर्मोकपल। ठीक है? ये क्या है? सैंपल। क्लियर? ये है रेफरेंस रेफरेंस कंपाउंड। क्लियर? और ये है थर्मोकपल। थर्मोकपल का काम है इसको टेम्परेचर देना। जिसमें जो रेफरेंस कंपाउंड चूज़ करते हो वो ऐसा रहता है, जैसे कि यदि इसका टेम्परेचर आपने 50 डिग्री बढ़ाया, तो रेफरेंस का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो जाएगा। अगर आपने इसका 100 किया, तो रेफरेंस का टेम्परेचर भी क्या रहना चाहिए? 100। तो रेफरेंस को इस प्रकार से चूज़ करते हैं जीटीए के लिए कि जो आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो फर्नेंस का, उसके साथ ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाना। क्लियर? और ये सिंपल, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, तो सैंपल में कोई ना कोई रिएक्शन होने लग जाए। रिएक्शन 2 प्रकार की हो सकती है आपके पास। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक एक्ज़ोथर्मिक और दूसरी एंडोथर्मिक। क्लियर? अगर एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन हुई, तो जो टेम्परेचर का अंतर है, वो बढ़ेगा। तो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं पहले इसकी डेफ़िनेशन बता देता हूँ। वो क्या है? देखिए डेफ़िनेशन, वो ये है कि द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सैंपल एंड रेफरेंस मटेरियल is recorded while subjected in same heating program। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों सैंपल और रेफरेंस मटेरियल को कहाँ पर रख रहे हो? एक ही फर्नेस में। क्लियर? फिर इन दोनों सैंपल और रेफरेंस मटेरियल के बीच का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो क्या कर रहे हैं? हम मेजर कर रहे हैं। अब यदि रिएक्शन कौन सी हो रही है? एक्ज़ोथर्मिक। टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा रेफरेंस की तुलना में, क्योंकि रेफरेंस का टेम्परेचर तो वही होगा जो आप बाहर से प्रोवाइड करा रहे हो। और यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई, तो ए
जो सैंपल है उसका टेम्परेचर किससे कम होएगा? रिफरेंस से कम होगा। इसी के बेसिस पर इसका हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और एनालिसिस कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन समझ में आई? फिर इसमें क्या होता है कि जैसे ग्राफ आता है, ये देखो, ये टेम्परेचर डिफरेंस, किसका-किसका है टेम्परेचर डिफरेंस? ये है आपके सैंपल और रिफरेंस मटेरियल का, और ये है टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है, आप किसका टेम्परेचर है? फर्नेस का टेम्परेचर, फर्नेस का टेम्परेचर, क्लियर? टेम्परेचर ऑफ फर्नेस। इसमें ऐसे आता है, बेस लाइन है, इसमें प्लॉट ऐसा आता है, ठीक है? ये तो बेस लाइन किसकी? ये तो है रिफरेंस का टेम्परेचर, रिफरेंस मटेरियल, क्लियर? यहाँ पर समझना, आप ध्यान दीजिएगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा इस रिफरेंस ऊपर, तो रिएक्शन कौन-सी हो रही है? एक्ज़ोथर्मिक, क्लियर? और यदि टेम्परेचर कम होगा, तो ये डाउन साइड आएगा। टेम्परेचर कम होगा, किसका? सैंपल का रेफरेंस की तुलना में, तो रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक, क्लियर? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि फॉर दोज कंपाउंड्स इन व्हिच देयर इज नो चेंज इन मास, देयरफॉर देयरफॉर डिटरमिनेशन चेंज इन सैंपल वी रिकॉर्ड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड, मैंने शुरू में ही समझाया था, जैसे कंपाउंड जिनमें टेम्परेचर के साथ मास क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है? अब यहाँ पर जो प्रोसेस है, अपने पास कौन-कौन से प्रोसेस हो रहे हैं? देखो, कौन-कौन से प्रोसेस हो रहे हैं अपने पास? एक हो रहा है आपके पास एक्ज़ोथर्मिक, एक हो रहा है एंडोथर्मिक। एक्ज़ोथर्मिक में देखो, एक हो सकता है आपके डिकम्पोज़िशन, ये भी क्या होगा? एक्ज़ोथर्मिक। हो सकता है आपके पास फ्यूज़न, या फिर हो सकता है वेपोराइज़ेशन, ठीक है? मेल्टिंग। और एंडोथर्मिक में हो सकता है आपके क्रिस्टलाइज़ेशन, और हो सकता है आपके पास ऑक्सीडेशन, क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, मैंने प्रिंसिपल आपको समझा ही दिया। ये डीटी है, इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट सैंपल एंड एन इनर्ट रिफरेंस सैंपल। हाँ, एक बात और है कि जो सैंपल आप ऐसा चूज़ रिफरेंस सैंपल ऐसा लेते हो मटेरियल, जो रिएक्शन नहीं करता, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के दौरान वो क्या रहता हो? इनर्ट रहता, ठीक है? अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ हीटिंग इज रिकॉर्डेड continuously as a function of temperature. Thus, the heat absorbed, sorry, thus the heat absorbed or emitted by a chemical system is determined. If any reaction takes place in the sample, then the temperature difference will occur between sample and reference material. Clear? Yeah, clear? अब यहाँ पर सारी की सारी बात आ जाती है आपके रिफरेंस, रिफरेंस कंपाउंड क्या होता है? क्लियर? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, तो आपके जो रेफरेंस मटेरियल आपके एक तो हो सकता है ऑर्गेनिक, या फिर हो सकता है इनऑर्गेनिक, क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके, यदि ऑर्गेनिक है, तो ये 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो हो सकता है आपके फर्स्ट नंबर ऑक्टाइल हैलाइड, एक प्रकार का पॉलीमर है ये, हैलाइड, क्लियर? दूसरा हो सकता है आपके पास सिलिकॉन ऑयल, क्लियर? 2 को यूज़ करते हो। और इनऑर्गेनिक मटेरियल में आपके एल्यूमीनियम, एल्यूमिना एल्यूमिना, क्लियर? दूसरा आप ले सकते हो यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन
कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्लियर? तो तीसरा रेफरेंस मटेरियल ले सकते हो आप ग्लास बीड, ग्लास बीड। ये काँच की छोटी-छोटी होती है आपके गोलियाँ होती हैं, इनको ग्लास बीड, क्लियर? तो ये है आपके एक रेफरेंस के रूप में आप ऑर्गेनिक मटेरियल लेते हो तो क्या ले सकते हो? एक पॉलीमर है, ऑक्टाइल थैलेट, एक सिलिकॉन ऑयल और इनऑर्गेनिक में एल्यूमिना, सिलिकॉन कार्बाइड और ग्लास बीड्स, क्लियर? मैग्नीशियम ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आप सैंपल एंड रेफरेंस मटेरियल को डीटीए में किस प्रकार से यूज़ करोगे? तो इसका सीधा-सा आंसर है कि आपको दोनों का क्या करना पड़ेगा? कि सैंपल प्लस रेफरेंस मटेरियल दोनों को किस प्रकार से यूज़ करोगे आप? पाउडर। सबसे पहले इनका क्या बना लोगे? पाउडर, फिर आप यूज़ करोगे। क्लियर? तो यहाँ हो गया। अब बात ये आती है कि कर्व, डेल्टा टी वर्सेस टेम्परेचर डीटीए। और यदि टीजीए पढ़ाया मैंने, इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखना आप, उसमें डेल्टा डब्ल्यू वर्सेस टेम्परेचर था। हाँ, वेट ऑब्लिक मास में लॉस हो रहा था, डिफरेंस आ रहा था। यहाँ टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, मास क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्लियर? वी फाइंड मैक्सिमा मिनिमा एंड मैक्सिमा इन द कर्व विच एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। देखो, मैंने फर्स्ट में ही आपके एक कर्व बनाया। ये रेफरेंस लाइन और है बेस लाइन। तो कहेंगे हम बोलेंगे इसको मैक्सिमा। अगर मैक्सिमा मिला तो मतलब है आपकी रिएक्शन एक्ज़ोथिर्मिक है। बेस लाइन से नीचे है। इसे बोलेंगे हम मिनिमा। यदि आपको मिनिमा मिला तो आप समझ जाना कि रिएक्शन कौन-सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये देखो, पूरा लिखा ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैंने समझा चुका हूँ आपको। और इसके बाद आ जाते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन पर। क्लियर? तो ये मैं समझा चुका हूँ कि एंडोथर्मिक कौन-कौन सी हो सकती है, एक्ज़ोथर्मिक कौन-कौन सी हो सकती है। अगर हाइड्रेशन हाइड्रेशन टाइप प्रोसेस है, तो जो पीक मिलेगी आपको ब्रॉड मिलेगी। क्या मिलेगी? ब्रॉड। जैसे नहीं आकर शार्प नहीं आकर क्या आएगी? ऐसे आएगी, तो ब्रॉड मिलेगी। थोड़ा-सा का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और एक्ज़ोथर्मिक में ये हो गया, ऑक्सीडेशन में ब्रॉड मिलती है, थोड़ा-सा ध्यान रखना। क्रिस्टलाइज़ेशन में आपको क्या मिलती है? शार्प पीक मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इतना जनरली कोई ध्यान नहीं रखता। ये ध्यान रखते हैं कि एक्ज़ोथर्मिक में मैक्सिमा मिलता है और पीक मिलती है मैक्सिमा, लेकिन ब्रॉड मिलेगी या शार्प, ये आप यहाँ से ध्यान। क्लियर? इसके बाद यदि पॉजिटिव पीक आ रही है मैक्सिमा, तो आपको पता है कि सैंपल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा किससे? रेफरेंस। ये तो पॉजिटिव आया। और यदि सैंपल का टेम्परेचर कम हुआ रेफरेंस से, तो मतलब एंडोथर्मिक। नेगेटिव है मिनिमा, डेल्टा टी किसका होता है? सैंपल माइनस। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आ गया? सारे का सारा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, टीटीए कर्व और कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट। एक्चुअल में क्या है कि जो फर्नेंस है आपकी, फर्नेंस में एक तो चेंबर किसका है? रेफरेंस का। एक चेंबर है आपका सैंपल का। क्लियर? अब सैंपल को आप यहाँ से थर्मोकपल से क्या दे रहे हो? टेम्परेचर दे रहे हो, कपल। तो मैंने इसी वीडियो में आपको शुरू में ही जानकारी दे दी, थर्मोकपल। क्लियर? जब ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो ये आप जो एनवायरनमेंटल दे सकते हैं, एनवायरनमेंट इसकी प्रेज़ेंस में एक बार आप ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे एयर की प्रेज़ेंस। क्लियर? और एक बार टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे इनर्ट एटमॉस्फेयर की प्रेज़ेंस। क्या रखोगे? एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर। क्लियर? ये इनर्ट एटमॉस्फेयर के रूप में क्या यूज़ करोगे? N2। यहाँ पर है N2 एनवायरनमेंट। क्लियर? CO2 नहीं। अब बात ये आती है कि जब आपने, ये मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है? जैसे ही आपने ये देखिए, थोड़ा क्लियर हो जाएगा अभी।
ये जैसे आपने किसकी प्रेज़ेंस में करवाई? एयर की प्रेज़ेंस में, एक मिला है आपको मिनी या मिनिमा, फिर मिला आपको एक मैक्सिमा, फिर आपको मिला एक मिनिमा, ये मिला आपको किसकी प्रेज़ेंस में? एयर की प्रेज़ेंस, क्लियर? तो यही रिएक्शन आपने किसकी प्रेज़ेंस में करवाई? इनर्ट एटमॉस्फेरिक प्रेज़ेंस में, तो आपको तीनों के तीनों क्या मिले हैं? तीनों के तीनों मिले हैं आपको ए N2 की प्रेज़ेंस में, तीनों के तीनों मिले हैं मिनिमा। एक्चुअल में होता क्या है, जो कैल्शियम ऑक्ज़ोलेट है, CaC2O4 मोनोहाइड्रेट, इसको आप गरम करते हो तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको आगे गरम करते हो, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 जनरेट करता है। अगर एयर की प्रेज़ेंस में आप कर रहे हो तो ये क्या बनाएगा? CO2। जब आपके 2 मिनिमा और 1 मैक्सिमा मिल रहा हो तो यहाँ पर क्या बाहर निकल रहा है? CO2। इन जब तीनों मिनिमा यानी तीनों एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहे हैं तीनों, तो वहाँ पर निकलता है आपका CO, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है, क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि जब एयर की प्रेजेंस में आप करवाते हो तो आपको इसके थर्मोग्राम में डीटीए कर्व में कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट के डीटीए कर्व में आपको 2 तो मिनिमा मिलेंगे। कितना मिनिमा? 2 मिनिमा प्लस 1 क्या मिलेगा? मैक्सिमा, क्लियर? लेकिन जब आप इनर्ट एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में करवाते हो, तीनों के तीनों क्या मिलता है? 3 क्या मिलते हैं आपको? मिनिमा, क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट मिनिमा मिल गए। लेकिन एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जब आप एटमॉस्फेयर चेंज कर रहे हो, एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हो, एटमॉस्फेयर चेंज कर रहे हो, एयर की जगह N2 यूज़ कर रहे हो, इनर्ट एटमॉस्फेयर यूज़ कर रहे हो, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा फिक्स मिलती तो आपको, मैक्सिमम मिनिमम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इनकी पोजीशन शिफ्ट नहीं होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एनवायरनमेंट चेंज करने से मैक्सिमा अथवा मिनिमा की पोजीशन नहीं बदलती है। देखो, जैसे जब मैक्सिमा था, मिनिमा हो गया, लेकिन इसकी जो पिक की पोजीशन है सेम है। कि आगे-पीछे नहीं कि इसका कि इधर आ गया हो ऐसे पहले ही मिल गया हो, ऐसा नहीं है। पोजीशन फिक्स है। क्लियर? ये यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बनता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग डीटीए पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इसके लिए आप फ्री एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हो। मतलब कि आप हीट ऑफ द सैंपल, सैंपल ने कितनी हीट एब्ज़ॉर्ब की उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आपने जो डीटीए कर्व है, डीटीए कर्व में जो पिक्स आई है, ये पिक्स का अंडर एरिया निकाल लो। पिक्स के ये एरिया की इस एरिया की कैलकुलेशन कर लो। ये एरिया की जो कैलकुलेशन आती है, ये कैलकुलेशन किसके इक्वल होती है? हीट एब्ज़ॉर्ब बाय द सैंपल, क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको कैसे मेज़र करते हो? तो इसके एक फ़ॉर्मूला दिया गया है, A इज़ इक्वल टू माइनस कैपिटल G स्मॉल m डेल्टा T अपॉन K। अब K और G को मिलाकर एक और नया कांस्टेंट बोल सकते हैं हम, A बराबर माइनस K डैश डॉट स्मॉल m डेल्टा T। तो डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस एक प्रकार का क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी तो है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस K डैश m डॉट डेल्टा H, क्लियर? आप इस एरिया अंडर द पिक्स वाला जो एरिया है उसको मेजर कर लो। तो आपने क्या मेजर कर लिया, मतलब आप क्या मेजर कर सकते हो? आप चेंज इन एंथैल्पी मेजर कर सकते हो अथवा हीट एब्जॉर्ब बाय द सैंपल आप क्या निकाल सकते हो? डेल्टा T निकाल, क्लियर? तो यहाँ पर क्या-क्या है? यहाँ पर A है, कैपिटल A है, वो है
क्या है? वो है आपके एरिया अंडर द पीक। क्या है ये? एरिया अंडर द पीक, क्लियर? और यहाँ पर कैपिटल जी है, वो क्या है? कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन फैक्टर। ये किस पर डिपेंड करता? डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। कैसे? कि यदि जैसे एक तो हो सकता है मॉलिक्यूल लार्ज साइज का, हो सकता है ना? एक हो सकता है मॉलिक्यूल स्मॉल साइज का, एक हो सकता है मॉलिक्यूल की शेप अलग हो सकती है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल अलग-अलग शेप हो सकती है या फिर बड़ा-छोटा हो सकता है। तो 3 ज्योमेट्री हो गई ना, इसके बेसिस पर ही जी कांस्टेंट डिपेंड करता है। और के क्या है यहाँ पर? ये भी एक कांस्टेंट है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सैंपल पर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सैंपल। और डेल्टा टी आप जानते ही हो, दोनों का डिफरेंस है किसका? सैंपल माइनस रिफरेंस के टेम्परेचर का। क्लियर? और यहाँ पर एम क्या है? मास ऑफ सैंपल, सैंपल का मास है। एम क्या है यहाँ पर? मास ऑफ सैंपल। क्लियर? और डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर? इस ये आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आप सैंपल के द्वारा कितना टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया गया अथवा कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई, सीधी सी बात है ऊर्जा कितनी एब्जॉर्ब की गई, आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग डीटीए। देखो, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर की बात करें तो साइज एंड शेप ऑफ दिस सैंपल होल्ड डिपेंड करेगा। अर्नेंस में जो सैंपल होल्डर है, तो सैंपल रखने का जो होल्डर है वो किस साइज और शेप है। मटेरियल फ्रॉम व्हिच सैंपल होल्डर एंड इट्स कोरोसिव टेक पर भी डिपेंड करेगा। और हीटिंग रेट, आप कंटिन्यूअसली धीरे-धीरे हीट कर रहे हो या फ्लैक्चुअलिटी अचानक से टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया हो या अचानक से बहुत ज़्यादा कर दिया हो, इस पर भी डिपेंड। तीसरा सैंपल कैरेक्टरिस्टिक, सैंपल अमाउंट ऑफ सैंपल और पार्टिकल साइज ऑफ देम। मैंने शुरू में ही बोला है कि आपको किस फॉर्म में लेना है? पाउडर फॉर्म में क्या करना है? क्लियर? अब इसकी एप्लीकेशन पर आते हैं। इसकी एप्लीकेशन देखिए, क्या-क्या है? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड पॉलीमर ऑल कैन बी एनालाइज्ड बाय दिस, यानी इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो या पॉलीमर हो, सभी को आप इसके द्वारा एनालाइज़ कर सकते हो। और इसके मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करो ना, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आराम से आप क्या कर सकते हो? मेज़र कर सकते हो। और कंपाउंड की पॉलीमेरिक फॉर्म, एक से अधिक कितने रूप पाए जाएँगे? पॉलीमेरिक फॉर्म, वो भी आप क्या कर सकते हो? इसका मेज़र कर सकते हैं। तो वी कैन फाइंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, या फिर आप इसके द्वारा क्या निकाल सकते हो? अ, आप इसके द्वारा क्या कर सकते हो? आप इन यूज टू डिटरमाइन, है ना? डिटरमाइन क्वालिटी कंट्रोल इन सीमेंट एंड ग्लास इंडस्ट्री। क्लियर? उसमें क्वालिटी कंट्रोल में इसका यूज कर सकते हो। और यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, एक तो आपने पढ़ ही लिया हीट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? दूसरा है आपके
क्या है? स्पेसिफिक हीट मेजर कर सकते हो। तीसरा उपयोग है एनर्जी चेंज ड्यूरिंग मेल्टिंग, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग मेल्टिंग। क्लियर? ये आप सभी निकाल सकते हो। इसके अलावा एक और उपयोग है इसका, है कि आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए लिगेंड की क्या निकाल सकते हो? स्टेबिलिटी। लिगेंड की स्टेबिलिटी का भी पता लगा सकते हैं। क्लियर? स्टेबिलिटी ऑफ लिगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना? पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये भी पता कर सकते हो। इसके साथ आपका जो डीटीए है, हाँ, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डबल एएस के साथ। धन्यवाद।